दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th के लिए बताने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे खूब ध्यान से देखेंगे। बहुत हल्का ढंग से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। वैसे लड़के जो नहीं भी पढ़े हैं फर्स्ट राउंड, उन्हें भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें समझा दूं। तो बंधु, फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए कि फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होता है। बंधु, फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फ्लक्स। जैसे वाटर का फ्लो है तो पानी का फ्लक्स हो सकता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोचना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सोचना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्लोज्ड सरफेस एरिया सोचना है। क्लोज्ड सरफेस एरिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सोचना है एरिया वेक्टर। तो किसी प्लेन सरफेस पर बंधु 2 तरह का यूनिट नॉर्मल लिया जाता है। इसे ध्यान से देखें। अगर कोई ये प्लेन सरफेस है तो या तो हम आउटवर्ड नॉर्मल ले सकते हैं या तो इनवर्ड ले सकते हैं। लेकिन हम कोई एक नॉर्मल लेके चलेंगे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तो नॉर्मल आउट होगा। बहुत सस्ता, माने सिंपल ढंग से याद रखेंगे कि एंटी सोशल एलिमेंट को समाज से आउट किया जाए, असामाजिक तत्व को समाज से बाहर किया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो नॉर्मल आउट की ओर होगा। तो इस एरिया पर अगर हम कोई नॉर्मल देते हैं, यूनिट नॉर्मल देते हैं, तो ये मेरा एरिया पर जो एक यूनिट नॉर्मल दिए तो यह एरिया वेक्टर हुआ। तो मैंने एक ही लिया है, आउटवर्ड नॉर्मल लिया है। आप पूछ सकते हैं सर कि हम दोनों नॉर्मल क्यों नहीं लेते, एक ही नॉर्मल क्यों लेते हैं? तो इसका सीधा रीजन है कि हम केवल एक नॉर्मल लेते हैं ताकि इसे हम फ्लक्स को सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाने के लिए हम केवल एक ही नॉर्मल लेते हैं। तो देखो बंधु, अगर कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये आपको लाइन ऑफ फोर्स है, इसे बी लाइन फोर्स कहते हैं। अब ऐसा लकीर के फकीर नहीं बनना कि अगर हम एक जगह लिखे हैं तो यही पूरे से लाइन ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं। ये एकदम पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स है और ये एंगल अगर थीटा है बंधु तो खूब गौर से देखो कि ये लाइन ऑफ फोर्स एरिया वेक्टर पर, तो इस शुभ जग में एक एरिया वेक्टर है, एरिया है। एरिया पर चूंकि नॉर्मल है इसलिए इसका नाम एरिया वेक्टर हुआ। तो इस शुभ जग में एक एरिया ये भाग ले रहा है, साथ ही साथ एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ले रहा है। तो जैसे बंधु ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स समझो कि जैसे यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं और ठीक उसी प्रकार अगर हम नॉर्थ पोल रखते हैं और साउथ पोल रखते हैं तो लाइन ऑफ फोर्स निकलता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इसके नॉर्मली निकलता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक उसी प्रकार एक होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है,
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। तो बंधु हमें निकालना है फ्लक्स। तो द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is defined as the dot product of B lines and area vector. It is denoted by the symbol by the symbol phi b equal to v dot एरिया एस, या इसी को हम लिखेंगे v डॉट एस और यूनिट नॉर्मल एन। अब देखो बंधु, हमने बार बार आपसे कहा है कि फ्लक्स डिफाइन होने के लिए एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चाहिए और एक एरिया वेक्टर चाहिए। तो जैसे बंधु ऐसे तुम समझो, अगर कोई क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है, और उससे अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स गुजर रहा है, तो यहाँ से अगर जैसे जैसे हम एरिया वेक्टर को, एरिया को चेंज करेंगे तो इससे लाइन ऑफ फोर्स भी कम गुजरेगा। अगर हम इस प्रकार से रख देंगे तो लाइन ऑफ फोर्स इससे होके नहीं गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऑफ फोर्स अपना मन से इधर से चला जाए, ऐसा नहीं होगा। लाइन ऑफ फोर्स जीरो होगा। यानी यह फ्लक्स निर्भर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है। अब देखो बंधु, ये एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर अगर इक्वली नहीं हो, माने हर जगह टेढ़ा मेढ़ा एरिया हो, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यह एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया लेते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, सच दैट कि उसे हम लोग फ्लक्स निकालें तो ये हो जाता है फाई वी इक्वल टू वी डॉट डी एस, और इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर ए क्लोज लूप, तो यही हो जाता है फाई वी। तो अब इसी को इंटीग्रेशन करेंगे, वी डॉट डी एस डी एस। अब दोनों के बीच बंधु बी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बी डी एस कोसाइन थीटा। तो ये फ्लक्स डिफाइंड होता है, और इस फ्लक्स का जो यूनिट होता है, यह इसका यूनिट ऐसा यूनिट वेबर है। The SI unit of magnetic flux is Weber and
it is denoted by the symbol। तो बंधु मैं आपको रिकैपुट करा देना चाहता हूं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फ्लक्स। जैसे पानी का बहाव है, वाटर का फ्लक्स हो सकता है। धनी मनी आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा का फ्लो हो सकता है, पैसा का फ्लक्स हो सकता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का फ्लक्स हो सकता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लक्स हो सकता है। तो हमने कहा कि इस शुभ जग में फ्लक्स को निकालने के लिए बी लाइन चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया पर नॉर्मल चाहिए। वह हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल चुनते हैं या केवल इनवर्ड नॉर्मल चुनते हैं? हम लोग एक ही नॉर्मल चुनेंगे, क्योंकि फ्लक्स को हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच हमको कोसाइन ऑफ द एंगल चाहिए, दैट इज बी डॉट डी एच चाहिए। तो यह एरिया पर निर्भर करता है, यह बी लाइंस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे जो है फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा। तो यह बी लाइन, यह एरिया, ये नॉर्मल, इस सब का एक कॉमन नाम होता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बंधु मैं समझता हूं कि आपको मैं मैग्नेटिक फ्लक्स समझाया हूं, आप समझे होंगे। और इसका इकाई बताया, इसका यूनिट बताया वेबर। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। एंड और नॉट गेट। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं और गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट से एक क्वेश्चन आपको गारंटी पकड़ाएगा। नहीं का सवाल नहीं है, उसमें एक नैंड गेट भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले और गेट देखें। इसमें बंधु मैंने इसके पहले आपको थोड़ा सा जानकारी बुलियन अलजेब्रा का दिया था, इसी में पहला क्वेश्चन में। आज मैं आपको और गेट बताता हूं। तो इसमें बंधु इनपुट होता है, दो वेरिएबल होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो जनरली हम लोग इसके लिए एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। जैसे सबसे पहले देखें, ट्रूथ ये ट्रूथ टेबल रहता है इनपुट और आउटपुट के बीच। तो इनपुट हम दो इनपुट ले सकते हैं बंधु, हम तीन इनपुट ले सकते हैं, हम चार इनपुट ले सकते हैं, हम पांच यूनिट इनपुट ले सकते हैं, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट ले सकते हैं। तो बंधु यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो प्लस है यह एक सिंबल है। दिस इज ए सिंबल फॉर और, इट इज नॉट ऑर्डिनरी प्लस। तो ये है इज द सिंबल फॉर और। ये और के लिए सिंबल दिया जाता है। सवाल है हमें इनपुट लेना है ए और बी,
तो हमारे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने इनपुट लिए जाएं। तो देखो बंधु, 2 टू दी पावर, अगर यहाँ 2 इनपुट लेना है तो हमको वेरिएबल लेना होगा 4 प्रकार से। अगर 3 इनपुट रहेंगे तो हमें वेरिएबल लेना रहेगा 8 ढंग से। तो देखो बंधु, सबसे पहले मैं 2 इनपुट लिया हूं, 2 वेरिएबल लिया हूं, 2 चर लिया हूं। उस वेरिएबल का नाम है ए और बी। तो पहला होगा 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो हम लोग तो लिखते हैं 0 प्लस 0, लेकिन बंधु ये होता है, इसे हम लोग पढ़ते क्या है, 0 और 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। खूब ध्यान से देखो, 0 प्लस 1, 0 और यहाँ पर हम और लिख रहे हैं, यह और एक सिंबल है। तो 0 और 1 ये हो जाएगा 1। तीसरी बात है 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0, देखो इसे लिखते हैं 1 और 0 इक्वल टू 1। यहां से लिखेंगे 1 प्लस 1, 1 और 1 इक्वल टू 1। तो ये जो है, ये कभी भी नहीं समझिएगा कि यह एक लॉजिक गेट का, यह एक लॉजिक है कि 1 और 1 1 होता है। जैसे आपको मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए, ये आउटपुट है, तो वी ऑब्जर्व दैट, वी observe that if both the inputs are, if both the inputs are 0, then output is output is 0, otherwise सॉरी अदरवाइज 1। तो देखो बंधु, ट्रूथ टेबल ये बता रहा है कि जब दोनों इनपुट ए और बी 0 0 हों तभी आउटपुट 0 होगा, और एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। दोनों इनपुट 1 होगा तो भी आउटपुट 1 होगा। तो इसका एक सिंबल है, इसके सिंबल को देखें। सिंबल फॉर और गेट, और गेट का एक सिंबल होता है। इस सिंबल को आप ठीक से देखें।
यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, सी इक्वल टू है ए प्लस बी। अब और गेट का मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बतला रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि 1+1 हम 1 ही क्यों कहते हैं। ये बंधु बार बार कह रहा हूं, ऑर्डिनरी जोड़ नहीं है, यह अलजेब्रा का जोड़ नहीं है, अर्थमेटिक का जोड़ नहीं है कि 1+1 आप 2 कह देंगे। यह एक जो है लॉजिक है, यह एक लॉजिक टेबल है, ताकि यह एक तर्क है, ये तर्क दिया जाता है कि 1 क्या होगा। इसे समझने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बता रहा हूं, इसे भी आप देखें। Which closed switch बंधु मैंने 4 को सिंबल दिया है। स्विच कोड इसे कहते हैं। स्विच अगर क्लोज्ड है तो वह 1 देगा, स्विच ओपन है तो 0 देंगे। बल्ब ऑन यानी बल्ब अगर जला तो उसे 1 कहेंगे, बल्ब अगर बुझा ऑफ हुआ तो उसे 0 कहेंगे। अब देखो बंधु, मैं आपको इक्विवेलेंट, इधर ट्रुथ टेबल भी है। अब देखिए, अगर स्विच ए क्लोज्ड हुआ, अगर दोनों ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, यानी ए भी 0 है, बी भी 0 है, इसे मैं स्विच को ए कह रहा हूं, इस स्विच को भी कह रहा हूं। अगर दोनों 0 है यानी दोनों ओपन है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा, बल्ब रहेगा ऑफ। तो आप देखें 0 + 0 0 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यह स्विच ए और स्विच बी दोनों ओपन है,
सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा, आपका बल्ब रहेगा ऑफ। देखो बंधु, अगर ए जो है ये स्विच ओपन है लेकिन बी क्लोज है, अगर बंधु बी क्लोज हो जाएगा, जरा इसे देख लें, तो यह सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहां से धारा जो है ऐसे बहते हुए बॉल से गुजरेगा और बल्ब आपका जल जाएगा। तो हम लोग इसको 0 और 1 को 1 कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम आपको ये बता दें कि अगर दोनों को हम क्लोज कर दें, ए भी 1 हो बी भी 1 हो, पुनः बल्ब जल जाएगा। या आपको हमने दोनों ही तरह से बताया है कि आपको ए जो रहे ये ऑन रहे और बी जो रहे वो ऑफ रहे। जरा गौर से देख लें, मैंने ये कहा आपसे कि ए तो रहे क्लोज 1 और बी रहे ओपन यानी 0, तो फिर भी धारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से होते हुए जाएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, बल्ब आपका जल जाएगा। इसलिए बंधु, अगर हमने आपको बताया कि 0 1 में भी बल्ब जल रहा है, 1 0 में भी बल्ब जल रहा है और दोनों को क्लोज कर दें फिर भी बल्ब जलेगा, तो यह एक लॉजिक गेट है, यह एक तर्क है। तो इसे समझना होगा, यह ट्रुथ टेबल के द्वारा समझना होगा। मैं समझता हूं आप जरूर समझे होंगे। अब मैं आपको नॉट गेट बता रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं आपको नॉट गेट। बंधु, नॉट गेट इज ए सिंगल इनपुट इन्वर्टर गेट। यह केवल नॉट गेट ही है जिसमें केवल 1 और ओनली 1 ही इनपुट रहेंगे। इसके अलावे जितने भी गेट हैं सब में 2 या 2 से अधिक इनपुट रहेंगे एक्सेप्ट नॉट गेट। तो इसे आप ध्यान से देखें। नॉट गेट is a single input inverter gate। It is denoted by the symbol अगर हम इनपुट में ए देते हैं, यह सिंगल इनपुट इन्वर्टर गेट है,
तो आउटपुट जो हो जाएगा, अगर आउटपुट को सी कहें तो ये हो जाएगा ए बार। तो बंधु ट्रुथ टेबल देख लो, ट्रुथ टेबल आपके एग्जाम में ट्रुथ टेबल भी पूछता है, बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इनपुट इधर लिखेंगे आउटपुट। अगर ए देंगे तो यह इन्वर्ट होके हो जाएगा ए बार, और अगर हम लोग तो आउटपुट इन्वर्ट हो जाता है। जीरो देंगे तो जीरो का इन्वर्ट हो जाएगा 1, और अगर 1 देंगे तो इसका नॉट गेट लगा देंगे, हो जाएगा 0। तो देखो बंधु, अगर हम 0 देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यह जस्ट इन्वर्ट कर देता है इनपुट को। तो अब मैं आपको इसे समझाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट बताता हूं, कैसे शॉर्ट सर्किट काम करता है। तो लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कोड। बल्ब ऑन को हम कहेंगे 1, बल्ब ऑफ को कोड हम लोग 0 देंगे। देखो बंधु, अगर स्विच मेरा क्लोज हो जाता है, यानी ए इक्वल टू अगर मैं 1 देता हूं, तो ध्यान दिया जाए, का मतलब होता है कि स्विच क्लोज्ड को 1 कहूंगा, स्विच ओपन को कोड 0 दूंगा। तो बंधु, अगर मेरा, ध्यान दो, स्विच ओपन है, यानी ये अगर मेरा 0 है, तो बंधु एक सेकेंड, इनपुट इधर दे रहा हूं, आउटपुट तो बंधु स्विच मेरा, यहां पर देखो,
ओपन है, यानी ए इक्वल टू 0 है। तो देखो जो ही इसको हम ओपन करेंगे तो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से होके गुजरेगा और बल्ब जल जाएगा। तो यह जल जाएगा, तो ये जो है तो आउटपुट इन्वर्ट होगा, तो यहाँ 1 होगा, यानी बल्ब आपका जल जाएगा। देखो बंधु, अगर स्विच को क्लोज करते हैं तो स्विच क्लोज को सिंबल हम 1 देते हैं, तो क्या होगा बंधु कि सारा का सारा माने करंट इसी सर्किट से होके गुजरेगा और बल्ब आपका बुझ जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा बल्ब 0। फिर से समझ लें, अगर स्विच मेरा ओपन है तो यह करंट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से होके गुजरेगा, बल्ब आपका जल जाएगा, बल्ब जो है सो ऑन हो जाएगा, तो यहां ऑन हो गया। अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट टोटल करंट इसी सर्किट से होके गुजरेगा, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको पूरा पाथ मिल जाएगा। तो जब जो ही मिल जाएगा करंट का पाथ तो वह इस तरह से गुजरेगा, इधर नहीं जाएगा, तो बल्ब आपका बुझ जाएगा। सीधा लॉजिक है। तो हम समझते हैं बच्चों कि तुम जरूर समझे होगे नॉट गेट। अब मैं आपको बता रहा हूं एंड गेट। एंड गेट is denoted by the symbol it is defined as it is defined as and product of inputs A and B। इसे हम लोग प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन बंधु यहाँ एंड का मतलब गुना नहीं होता है, यह भी एक सिंबल है। जैसे आप गौर से देखें, ट्रूथ टेबल फॉर ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट।
देखो बंधु, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, दो इनपुट ए और बी नहीं देके हम एन इनपुट दे सकते हैं। खूब गौर से देखें, हम आपको साइड में बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए कि केवल दो ही इनपुट रहेगा, ये आप माइंड से गलतफहमी निकाल दें। मैं इसे x1 भी कह सकता हूं, x2 कह सकता हूं, x3 कहूंगा, डॉट 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 xn तक हम लोग इनपुट ले सकते हैं, और तब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। तो हम जितना भी चाहें इनपुट लेना हम ले सकते हैं। लेकिन बंधु एक बात ध्यान देना कि अगर हम लोग 3 इनपुट का वेरिएबल लेंगे तो मुझे टेबल में जो बनाना पड़ेगा, ये खाना बनाने में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान से देखो, अगर 2 इनपुट लेंगे बंधु तो यह 2 टू दी पावर 2 4 खाना बनाना पड़ेगा। 1 2, ध्यान से देख लो, 3 और 1 4। एकदम सिंपल ढंग से मैं बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 3 इनपुट रहता तो हम ऐसा ऐसा कितना टेबल बनाते, देख लीजिए। 2 टू दी पावर 3 बराबर होता है 8। तो ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 खाना बनाते। तो बंधु समझ गए होंगे आप। तो मैं यहाँ पर 2 ही इनपुट लिया हूं, ए और बी, तो मुझे 2 टू दी पावर 2 4 खाना बनाना पड़ेगा। 4 टेबल, 1 2 3 4। अब देखिए, मैं 0 0 ले सकता हूं, तो यह सी हो जाएगा 0। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है, 0 ये जो है एंड सिंबल है, उसे गुना मल्टीप्लिकेशन नहीं समझेंगे। तब ये लिखेंगे 0 एंड 0 इक्वल टू 0। देखो बंधु खूब ध्यान से देखो, इसे 0 कहेंगे, इसे 1 कहेंगे, तो लिखेंगे 0 एंड 1 इक्वल टू 0। अगर इसे 1 कहते हैं, इसे 0 कहते हैं, तो लिखेंगे 1 एंड 0 इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे 1 एंड 1 इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आउटपुट इज हाई only when both the inputs are high. So we observe that output is high only when both the inputs are high. Otherwise output is low. तो देखो बंधु, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ 1 होगा। तो यही स्टेटमेंट देना है कि यह आउटपुट हाई तभी होगा जबकि दोनों इनपुट हाई है, अदरवाइज लो।
तो बंधु मैं समझता हूं आप इस एंड गेट का सिंबल समझेंगे होंगे, ट्रूथ टेबल समझे होंगे, कितने खाना बनाना है ये भी समझे होंगे, आउटपुट हाई कब होता है, जबकि दोनों इनपुट हाई होता है, अदरवाइज लो। अब मैं आपको इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बता रहा हूं, जरा इसे भी समझ लें। इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एंड गेट। इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एंड गेट। इस स्विच को यदि मैं ए कहता हूं और इस स्विच को अगर मैं बी कहता हूं, तो देखो बंधु ए जो है, अब इसके लिए स्विच मैं कोड लिख रहा हूं, स्विच क्लोज को 1 कहूंगा, स्विच ओपन के लिए कोड 0 देता हूं, बल्ब जला, बल्ब ऑन के लिए कोड 1 देता हूं, बल्ब ऑफ के लिए कोड 0 देता हूं। अब देखो बंधु जरा समझो, ये मेरा स्विच ए और बी दोनों ओपन है, यानी दोनों 0 है, तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, बल्ब नहीं जलेगा। अब देखो बंधु कोई एक ओपन कर दो और बी को क्लोज कर दो, अगर हम इसे क्लोज भी कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब आपका नहीं जलेगा। देखो बंधु अगर हम इसको ए को क्लोज कर दें, बी को ओपन रखें, फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा। यदि दोनों को स्विच ए और बी दोनों को क्लोज कर दूं तो सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जल जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। तो मैं समझता हूं बंधु बच्चों आप जरूर इसे समझे होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम बिल्कुल ढंग से इलेक्ट्रिक सर्किट दिए हैं इसी इनपुट को समझाने के लिए। एंड गेट का आपको हमने सिंबल दिया, ट्रुथ टेबल बताया, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो बंधु ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है, जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव अगर किसी प्रिज्म से गुजरता है तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो सबसे पहले है कि यह अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में क्यों टूट जाता है।
तो लाइट जो है यह डिस्पर्स होता है ड्यू टू डिफरेंट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विच वेरीज फ्रॉम कलर टू कलर। तो जरा इसे देखें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। ABC एक प्रिज्म है, इसमें इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये BC जो है यह बेस कहलाता है, बेस ऑफ द प्रिज्म। ये एक इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है I। ये वायलेट रे है, ये येलो रे है, और ये जो है आपका स्क्रीन है, पर्दा पर ये आ रहा है। अब जरा आप इसे समझें। वेन white light passes through a prism, it splits into its constituent colors। देखो बंधु, लाइट में 7 कलर होते हैं, जैसा आप लोग जानते होते हैं, विबग्योर, वायलेट है, रेड है, ब्लू है। तो वो तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो हम इतना ही कहेंगे, जबकि व्हाइट रे किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने कंस्टिट्यूएंट कलर 7 कलर में टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्सन। देखो बंधु, एक बात देखो, वेवलेंथ ऑफ वायलेट रे होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम रेड
7600 एंगस्ट्रॉन। wavelength of yellow red, yellow ये होता है 5800 एंगस्ट्रॉन। देखो बंधु, ये जो येलो रे है, एक्चुअली इसका वेवलेंथ जो होता है यह मीन है वायलेट का और एक्सट्रीम का, इसलिए इसे हम लोग मीन रे कहते हैं। येलो रे is also known as mean ray because its wavelength lies between violet and red ray। देखो बंधु, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ का लाइट, ध्यान से देखेंगे, अगर वह प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में, सातों कलर में टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि इसका क्या कारण है, तो इसका मेन कारण है कि यह जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। cause of dispersion, cause of dispersion is due to different refractive index which changes with the which changes with the color of light। देखो बंधु, कौशी का एक इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू Cauchy's equation, mu equal to a plus b by lambda square, where a and b are constant।
देखो बंधु, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो देखो बंधु, रेड लाइट जो है वह सबसे ज्यादा वेवलेंथ का होता है, इसलिए उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। यही वजह है बंधु कि सिग्नल में, ट्रेन पर आप जाते हो, चढ़ते हो, तो स्टेशन पर सिग्नल देता है, उसमें रेड लाइट रहता है। रेड लाइट का क्या कारण है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो वह सबसे कम डिफ्रेक्ट होगा, वह सीधे की ओर, पटरी की ओर जाएगा। इसलिए रेड लाइट को लोग सिग्नल में यूज करते हैं। तो मेन रूप से लाइट का डिस्पर्सन का मेन कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कलर के साथ बदलना। तो वह कलर जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो यही वजह है बंधु कि रेड लाइट का ही यूज सिग्नल में किया जाता है। तो बंधु, आज इतना ही। मैं आपसे फिर कल मिलूंगा नए नए क्वेश्चन के साथ, नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।